नमस्कार, सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों। आज हम लोग हिंदी व्याकरण का अध्ययन करेंगे और इसमें सर्वप्रथम हम लोग भाषा किसे कहते हैं यह प्रश्न समझेंगे। बेटा प्रायः छोटी कक्षाओं में, यहाँ तक कि इंटर तक की कक्षाओं में, हालांकि बेटा मैं इंटर तक के विद्यार्थियों के स्तर से ही बात कर रहा हूँ, लेकिन थोड़ा स्पष्ट कर दूं दोनों चीजों को। तो इंटर तक की कक्षाओं में बेटा बड़ी सामान्य सी परिभाषा भाषा की दी जाती है कि भाषा विचारों भावनाओं की अभिव्यक्ति का माध्यम है। ठीक है, लेकिन बेटा यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग उस परिभाषा को समझते हैं जो आगे चल के बड़ी कक्षाओं में दी जाती है, स्नातक और परास्नातक स्तर पर जो दी जाती हैं उनको हम लोग देखते हैं। अरे भाषा विशेष मानव समुदाय द्वारा प्रयुक्त, अब इतनी परिभाषा को समझते हैं पहले। भाषा क्या है? विशेष मानव समुदाय द्वारा प्रयुक्त होती है। तो इसमें इतने वाक्यांश में दो बातें महत्वपूर्ण निकली कि भाषा का संबंध किससे है? मनुष्य जाति से है। अन्य जो दूसरी जातियां होती हैं, अन्य जो दूसरे पशु पक्षी हैं, वो अपनी बातों को बेटा व्यक्त तो कर लेते हैं। उदाहरण के लिए घर में गाय होती है, अगर वो रंभाने लगती तो हम लोग समझ लेते हैं कि गाय किसी संकट में है, उसे भूख लगी है, आदि आदि। ठीक है, इसी प्रकार बेटा कुत्ते के भौंकने से लोग रात में जग जाते हैं कि कोई समस्या तो नहीं है, चौकन्ना हो जाते हैं। तो बेटा अलग अलग ध्वनियों से हम जान जाते हैं कि क्या कहना चाह रहा है, लेकिन वह कोई निश्चित व्याकरण, कोई वर्ण शब्द आदि की व्यवस्था नहीं रखता है, इसलिए हम निश्चित रूप से नहीं कह सकते हैं कि उसको भाषा ही माना जाए। और दूसरा क्या है? विशेष मानव समुदाय द्वारा। ऐसा नहीं कि पूरी पृथ्वी पर एक तरह की भाषा बोली जाती हो, आप लोग भी समझते हैं इस चीज को। खुद भारतवर्ष में 300 से ज्यादा भाषा या उसकी बोलियां जो हैं वो बोली जाती हैं। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं इस चीज को कि भाषा जो है वह बेटा मानव के विशेष समुदाय द्वारा बोली जाती है, सार्वभौम रूप से कोई भाषा नहीं है। तो इस संदर्भ में एक मनोरंजक कथा भी है। मिस्र की बेटा जो पौराणिक परंपरा है, मिथोलॉजी, उसमें इस कथा का उल्लेख होता है कि मनुष्यों ने यह निश्चय किया कि वो इतनी ऊंची मीनार बनाएंगे जिस पर चढ़कर मानो स्वर्ग तक पहुंच जाए। तो जब मनुष्य ने, पूरे पृथ्वी के मनुष्य इकट्ठा हो गए और उन्होंने क्या किया, मीनार बनाना शुरू कर दिया, तो ईश्वर ने देखा कि मानव बड़ी तेजी से स्वर्ग की तरफ आ रहा है, तो घबरा गया। उसको लगा कि उसकी जो महत्ता है, उसका जो स्वर्ग में रहने का अभिमान है, तो खंडित हो जाएगा, मनुष्य स्वर्ग में आने लगेंगे। तो ईश्वर ने क्या किया, उन मनुष्यों को अलग अलग भाषाएं प्रदान कर दी। अलग अलग भाषाएं मिल जाने के कारण उनका जो आपसी सामंजस्य था वह टूट गया। अब वो एक दूसरे की बात ही नहीं समझ पा रहे थे, इस कारण से वह मीनार बन नहीं सकी। ये बेटा एक पौराणिक कथा है, लेकिन इससे संदेश अच्छा जाता है, यह जाता है कि बेटा अगर मानव अलग अलग भाषाओं को न बोलता और पूरी मानव जाति एक होती तो शायद मानव जाति का और अच्छा विकास होता। जिसे हम पृथ्वी पर स्वर्ग कहते हैं वह शायद मानव ला सकता था। बेटा स्वर्ग तक जाने वाली बात तो असंभव है, ठीक है, लेकिन वह इस पृथ्वी पर स्वर्ग जैसी व्यवस्था ला सकता था। सारे मानवों में भाईचारा, प्रेम और आपसी सामंजस्य होता। तब हम लोग आगे परिभाषा पे आ जाते हैं। आगे करें यादृच्छिक वाचिक ध्वनि संकेतों की पद्धति है। तो यादृच्छिक से मतलब होता है ऐसी ध्वनियां जो क्या है, यादृच्छिक रूप से, मनमाने रूप से ली गई हो, उनके पीछे कोई वैज्ञानिक आधार या कोई पृष्ठभूमि न होकर के बस ऐसे ही ले ली गई हो। जैसे घर या गृह या भवन, इन शब्दों का किसी एक विशेष तरह की संरचना से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि क्या है, ये शब्द मानव जाति द्वारा यादृच्छिक रूप से दे दिए गए हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि बेटा उसके पीछे कोई आधार रहा हो। हालांकि बेटा ये जो बात है ये पश्चिम के जो विद्वान हैं वो कहते हैं, जबकि संस्कृत की परंपरा में जो निघुट्ट ग्रंथ हैं वो शब्दों की व्युत्पत्ति की परंपरा को बताते हैं। लेकिन चूंकि बेटा आजकल भाषा विज्ञान में जो पश्चिमी मान्यताएं हैं वो ज्यादा प्रबल हैं, ठीक है,
तो इस आधार पे हम लोग ये मान लेते हैं कि ये जो ध्वनियां होती हैं कैसी होती हैं, यादृच्छिक होती हैं और क्या होती हैं, वाचिक होती हैं, बोली गई। ये नहीं बेटा जैसे बहुत सी ध्वनियां होती हैं, आप लोग स्कूल में होते हैं, घंटा बज जाता है, आप समझ जाते हैं कि छुट्टी हो गई है, ठीक है, आप बेटा समझ जाते हैं, लेकिन वो भाषा के अंतर्गत नहीं आएगा। वो क्या है, वो तो यांत्रिक ध्वनि है, लेकिन यहाँ पर कैसी ध्वनि, वाचिक, जो मनुष्य द्वारा बोली गई हो। हाँ बेटा अगर आप माइक पे, मोबाइल में या किसी टेप रिकॉर्डर में, किसी टीवी में, किसी वीडियो में कोई आवाज सुनते हैं तो वह यांत्रिक ना होकर के वाचिक ही मानी जाएगी, क्योंकि बेटा उसका जो आदि स्वरूप है वो क्या है, वाचिक है। जैसे अभी मैं बोल रहा हूं, बेटा मैं बोलूंगा इस वीडियो को, फिर आप लोग देखेंगे तो यंत्र का आप देखेंगे तो यंत्र से, लेकिन वास्तविक आवाज किसकी है, क्योंकि मेरी है, इसलिए वाचिक इसको हम मान लेंगे, ठीक है। संकेतों की पद्धति है जिसके माध्यम से विचारों और भावनाओं का आदान प्रदान करते हैं, जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, वह मानव समुदाय, वह जो विशेष मानव समुदाय है वह क्या करता है, अपनी भावनाओं का आदान और प्रदान करता है। बेटा वो दूसरों की भावनाओं को समझता है, अपनी भावनाएं दूसरों को समझाता है। ये बेटा भाषा की बात हो गई। अब लिपि की बात करते हैं। आगे कह रहे हैं बेटा, भाषा विशेष को लिखित रूप में व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त ध्वनि चिन्हों की व्यवस्था लिपि कहलाती है। अब समझते हैं बेटा इसको। कह रहे किसी भाषा विशेष में, जैसे हिंदी है, अंग्रेजी है, ठीक है, में को लिखित रूप में, जब उस भाषा को हम मौखिक रूप में न करके किस रूप में, लिखित रूप में व्यक्त करना चाहते हैं, तो हम क्या करते हैं, ध्वनि चिन्ह बेटा, एक विशेष ध्वनि के लिए एक विशेष चिन्ह बेटा। जैसे ए कहने का मतलब बेटा, ए ध्वनि से ऐसा तो नहीं कि कोई एक तिकोना और उसमें ऐसे चिन्ह बन जाता हो, ऐसा तो नहीं है ना। लेकिन हमने क्या किया, उसके लिए चिन्ह निर्धारित कर दिया कि ये क्या कहलाएगा, ए कहलाएगा, यह अ कहलाएगा। तो ये चीजें क्या है बेटा, ये ध्वनि चिन्ह है, उन ध्वनियों के लिए विशेष रूप से निर्धारित किए गए चिन्ह है। उनकी जो पूरी व्यवस्था होती है वो क्या कहलाती है, लिपि कहलाती है बेटा। जैसे हिंदी देवनागरी लिपि में, अंग्रेजी रोमन लिपि में, पंजाबी भाषा गुरुमुखी लिपि में चलती है, इसी प्रकार से लिपि व्यवस्था है। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं वर्ण। वर्ण क्या है, भाषा की वह सबसे छोटी इकाई जो विभाजित नहीं होती है, जिसको तोड़ा नहीं जा सकता है, अविभाज्य हो जो, उसे वर्ण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। आगे कह रहे हैं, यही वर्ण आपस में मिलकर जब सार्थक बन जाते हैं तो शब्द कहलाते हैं। यही वर्ण जब आपस में मिल करके बेटा अर्थ देने लगते हैं तो क्या कहलाते हैं, शब्द कहलाते हैं। जैसे बेटा ये यहां पर हम लिखते हैं क, ये ध्यान रखिएगा, अगर इस प्रकार से क लिखते हैं आप तो आप इसको वर्ण नहीं कर सकते हैं, ठीक है। वर्ण कौन है बेटा, ये है, क्योंकि इसका तो भी विभाजन हो सकता है ना। ये बेटा क धन अ, ठीक है। अब इसी प्रकार से बेटा क धन अ, धन म, धन अ, धन ल, धन अ, ये आपस में मिलके क्या करते हैं, एक नया शब्द बना देंगे बेटा। शब्द क्या बनेगा, क म। अब बेटा ये सार्थक ध्वनि हो गई ना, ये ध्वनि बिल्कुल सार्थक है। कमल कहते ही बेटा हम समझ जाते हैं कि एक ऐसे फूल का नाम है जो जल में खिलता है और देखने में बड़ा सुंदर होता है। तो यहां पर चीज स्पष्ट हो गई। जब वो अर्थ देने लगा तो वह शब्द कहलाएगा बेटा। ये ध्वनियां मिलके क्या बन गई, अब शब्द बन गई। आगे कह रहे हैं, उच्चारण की दृष्टि से वर्णों के दो भेद माने जाते हैं बेटा। उच्चारण में जो परिवर्तन होता है उसके आधार पर हम क्या करते हैं, वर्णों के दो भेद मानते हैं। कौन कौन से भेद, स्वर और व्यंजन। अब बेटा समझते हैं कि स्वर किसे कहते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण बिना अवरोध के होता है, ठीक है, स्वर कहलाते हैं। ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण बिना अवरोध के होता है उन्हें हम क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। अब बेटा इस बात को समझना हो तो आप ऐसे बोलिए, जैसे क, ई, उ, इनमें बेटा आप अवरोध नहीं महसूस करेंगे, ठीक है।
ई उ, इनमें कोई अवरोध महसूस किया नहीं। जबकि क ख ग घ, जब आप इनको बोलते हैं बेटा देखिए तो इसमें आपका लास्ट में अ निकल रहा है क। अब बेटा सिर्फ अगर हम शुद्ध बोले जिसपे हलंत लगा हुआ तो क्या बोलेंगे क ख ग घ। तो ये बेटा क्या है, अवरोध हो जा रहा है, तुरंत रुक जा रहा है। ये क्या हो रहा है, तुरंत रुक जा रहा है, यही रुकना क्या है, अवरोध है। तो यहां पे बता रहे हैं कि जिन वर्णों का उच्चारण हम बिना अवरोध के करते हैं वो स्वर कहलाते हैं, और बेटा ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में अवरोध होता है उन्हें हम क्या कहते हैं, व्यंजन कहते हैं। और इन्हीं व्यंजनों के स्वतंत्र उच्चारण के लिए, लंबे उच्चारण के लिए हम क्या करते हैं, स्वरों की सहायता लेते हैं। जैसे बेटा अभी मैंने बोला क, ठीक है, लगा जैसे अचानक गाड़ी चली नहीं कि ब्रेक लगा दिया किसी ने, ठीक है। अब इसको लंबे उच्चारण के लिए हम क्या करते हैं, क अ लगाया बेटा, का की कु, ठीक है। अब देखते हैं बेटा स्वर के विषय में, और कह रहे स्वर के दो भेद हैं। अब बेटा स्वर के दो भेद, मूल स्वर और संयुक्त स्वर। अब मूल स्वरों की परिभाषा समझते हैं। वे स्वर जो एक वर्ण ध्वनि वाले होते हैं, यानी जिनमें सिर्फ एक ही वर्ण ध्वनि होती है, वे क्या कहलाते हैं, मूल स्वर कहलाते हैं। और इनके भी अब दो भेद हो गए, ठीक है। हिंदी में बेटा, संस्कृत में तो तीन भेद हो जाते हैं, ठीक। यहां देखिए पहला ह्रस्व, पहला भेद क्या है, ह्रस्व, अ ई उ जी, ठीक बेटा। ये क्या है, ह्रस्व है। ये क्या है, ह्रस्व है। इनके उच्चारण में एक समय लगता है, एक गुना समय लगता है, ठीक है। जबकि दीर्घ कौन है, आ ई उ, इनके उच्चारण में ह्रस्व की तुलना में लगभग दुगना समय लगता है। इसे क्या कहलाते हैं, दीर्घ। अब बेटा संस्कृत में जो तीसरा है उसको भी समझ लीजिए, क्योंकि कभी कभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछ देता है। कह रहे हैं बेटा कि संस्कृत में कभी कभी स्वरों के उच्चारण में 3 गुना समय लगता है, इसे प्लुत कहते हैं। बेटा ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में 3 गुना समय लग जाता है उन्हें क्या कहते हैं, प्लुत कहते हैं। इन स्वरों के आगे बेटा इनके लिए कोई अलग से चिन्ह नहीं, जैसे अ और आ था, अब इनके लिए कोई अलग से चिन्ह न हो करके उसी स्वर के आगे क्या करते हैं, 3 का चिन्ह प्रदर्शित कर देते हैं। बेटा देवनागरी लिपि में 3 लिखा हुआ है, कहें इसी के चिन्ह को क्या करते हैं, प्रदर्शित कर देते हैं। जैसे बेटा बहुत प्रचलित है शब्द ओम, आप लोग बेटा देखते हैं ओ लिख के आगे 3 लिखा हुआ है, फिर म है और हलंत है, ठीक है। यानी बेटा ओ का उच्चारण में दुगना न लग के तिगुना समय लगे, यानी ओम, ठीक है। अब देखते हैं बेटा संयुक्त, ये तो ह्रस्व हो गए। अब संयुक्त को देखते हैं, मूल हो गए, अब संयुक्त को देखते हैं। वे स्वर जो एक से अधिक मूल स्वरों के योग से बनते हैं। ऐसे स्वर बेटा जो एक स्वर से न बने हो, अगर एक स्वर से बने हैं तो क्या हो गए, मूल हो गए। ये कैसे हैं, एक से अधिक मूल स्वरों से बने हुए हैं, ठीक है, वो क्या कहलाते हैं, संयुक्त स्वर कहलाते हैं। इनकी संख्या कितनी है, 4 है। कौन कौन से हैं बेटा, ए ऐ ओ औ। अब बेटा ये समझ लिया कि ये तो संयुक्त है। अब संयुक्त है मतलब ये 2 से बने हैं। कैसे बने हैं, 2 या 2 से अधिक भी बन सकते हैं। कैसे बने बेटा, जो ए है वो किससे बना है, अ धन ई से, जबकि जो अ है वो किससे बना है, अ धन ए से। अब बेटा ए वास्तव में क्या है, ए अ धन ई है। जब आप लोग संधि पढ़ेंगे तो काफी चीजें ज्यादा स्पष्ट होती चलेंगी। इसी प्रकार से बेटा ओ अ धन उ है, जबकि औ क्या है, अ धन ओ है। ये तो बेटा हो गए स्वर। अब हम लोग समझते हैं कि हिंदी में कितने स्वर हैं। पहले हमने देखा कि स्वर के 2 भेद हैं, कौन कौन से, मूल और संयुक्त। मूल के भी बेटा 2 भेद हो गए, ह्रस्व और दीर्घ। तो जो मूल स्वर हैं वो कितने हो गए, ह्रस्व 4 और दीर्घ 3। कितने हो गए बेटा, 7। अब इसके बाद आगे देखते हैं जो संयुक्त है वो कितने हैं, 4। यानी हिंदी में कुल कितने स्वर हो गए हैं बेटा, हिंदी में कुल
11 स्वर हैं। कितने हैं बेटा? 11। संस्कृत में से ज्यादा होते हैं बेटा। संस्कृत में बड़ी री भी है, ली है, बड़ी ली भी है, तो संस्कृत में 11 न होकर के करीब 14 होते हैं, जबकि इसमें कितने हैं? 11 हैं। तो संस्कृत में कुछ लोग 13, कुछ लोग 14 मानते हैं, वो अलग अलग मत है। अब आप लोगों के मन में प्रश्न होगा कि जब हमने बचपन में पढ़ा था तो अंत में अंग अह भी पढ़ते थे, ये अंग और अह कहाँ चले गए? इस 11 में तो आए नहीं। तो बेटा उनको भी समझते हैं, ये अयोगवाह कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अयोगवाह। दरअसल बेटा जो स्वर होते हैं वो योगवाह होते हैं। योगवाह मतलब साथ में जुड़ के चलते हैं। स्वर में क्या होता है बेटा? स्वर व्यंजन के साथ जुड़ जाता है, उस व्यंजन को लेकर के चलता है, तो वो क्या कहलाता है? योगवाह। लेकिन ये क्या है? अ मतलब नहीं, योग मतलब जुड़े हुए, वाह मतलब चले, चलेंगे लेकिन साथ में आपके जुड़े नहीं है। ठीक है, आपका साथ तो दे रहे हैं लेकिन आपसे बहुत ज्यादा जुड़े नहीं है। ठीक है, उसी प्रकार की स्थिति समझ लीजिए यहां पर। इसमें बेटा अनुस्वार और विसर्ग, अंग को क्या कहते हैं? अनुस्वार कहते हैं, और अह को विसर्ग कहते हैं। इन चीजों को बेटा जानना जरूरी है कि किसको क्या कहते हैं। ठीक है, तो आज बेटा हम लोगों ने भाषा के विषय में पढ़ा, वर्ण के विषय में पढ़ा, और वर्ण के प्रथम भेद स्वर के विषय में जाना। अब अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे व्यंजन के विषय में, और साथ ही साथ उच्चारण स्थानों के आधार पर स्वरों का और व्यंजनों का किस प्रकार से विभाजन किया गया है। अघोष क्या होता है, सघोष क्या होता है, अल्प प्राण क्या होता है, महाप्राण क्या होता है, उन पर भी बेटा हम लोग चर्चा करेंगे। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आपका दिन मंगलमय हो।